खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय का करवाते हमारे साथ में अजीत खंडेलवाल जी हैं। आप कृषि एक्सपर्ट हैं। समझेंगे आखिरकार कि जिस फैसले को लागू करने के लिए, जिस कानून को पूरे देश में लागू करने के लिए मोदी सरकार भी जिद पर थी, आखिर क्यों फिर उसको इस तरीके से वापस लिया गया। और राजेश जौहरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम समझेंगे इसके राजनीतिक असर के बारे में। अजीत जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, मुझे जो समझ में आया इस पूरे पिछले 14 महीने के समय में, उसमें कृषि कानून का सीधा सीधा असर सिर्फ बिचौलियों पे पड़ता हुआ दिख रहा था। आम किसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, न इसके होने से इसके ना होने से। वो जरूर एक बात इसमें लग रही थी कि जो बीच में बिचौलिए थे, जिन्होंने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करा हुआ था, जिसके कारण किसान एक तरह से मजबूर था कि उसे मंडी में मंडियों के व्यापारियों के जरिए ही फसल बेचना थी, जिसे उनके रेट के हिसाब से या उनकी तय कीमत के हिसाब से माल बेचना होता था। हाँ, इसमें सरकार का एक समर्थन जरूर रहा, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी के माध्यम से उन किसानों का जरूर भला हुआ, उनको रोज अच्छी कीमत मिली, उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन सोसाइटी के माध्यम से करा लिए थे। अब यदि बात कर रहे हैं कि कृषि कानून को वापस लेने का, यदि कोई भी वस्तु स्थिति कल बिगड़ती है, क्योंकि मुख्य रूप से आप यदि देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जितनी भी होती हैं, उसका देश में एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा परिवहन होता है। चाहे किसी दूसरे राज्य से हमारे यहाँ या हमारे यहाँ से किसी दूसरे राज्य में जाए, तो वो उसके आवागमन का एक सुगम माध्यम था कृषि कानून करती। तो उन किसानों को यही जिसको हमारी सरकार जो बार बार या कृषि वैज्ञानिक जो बार बार बोलते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे किसान को सोचना चाहिए, कैश के रूप में उसकी हमेशा नकदी की उपलब्धता होती, उसमें एक अड़चन आने की संभावना मुझे दिखती है। जी नहीं, लेकिन ऐसा बता फिर अगर किसानों को इतना फायदा था सर, देखिए मैं दो तीन जो आरोप कहें, आशंकाएं कहें, उनकी बात करते हैं। एक ये था कि 7 कृषि मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, किसान गुलाम बन के रह जाएगा बड़ी कंपनियों का, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहता कि साहब ये आती कंपनियां मनमानी कीमतें देखती किसानों को, फिर बाद में साहब वो गुलाम बना लेंगी। तो सरकार की क्या सोच थी? जो आप जरूरी वस्तु उत्पाद अधिनियम से जो आलू प्याज जैसी चीजों को बाहर किया जा रहा था, क्या वो घातक होता? स्टॉक लिमिट आपने हटा दी थी, क्या वो घातक नहीं होता? और मुझे किसानों से ज्यादा जो एक और बात आई थी सामने कि जो आम उपभोक्ता था, जो मिडिल क्लास था, उसको चीजें महंगी मिलने लगती इन कानूनों के बाद में। क्या ये इन आशंकाओं को कैसे आप खारिज करेंगे? इसको मैं पूरी तरह तो इस बात को इसलिए नहीं मानता कि जहां तक आपने जो आखिर में बोला कि महंगाई पूरी तरह कोई किसानों के हाथ में नहीं है, ना सरकार के हाथ में, क्योंकि कृषि आज भी हमारी मुख्य रूप से मौसम आधारित है और कहीं ना कहीं मौसम का असर खेती पे होता है। दूसरी बात जो आपने स्टॉक लिमिट की कही, स्टॉक लिमिट तो वही आदमी कर सकता है जिसको उस प्रोडक्ट की, यानी जैसे गेहूं है, आपको क्योंकि साल भर आटा चाहिए, या वो कंपनियां जो मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाती है, वो स्टॉक करती है। तो उसके पहले आपने जो बात कही कि इससे किन लोगों को फायदा होता या किसानों को क्या नुकसान होता, या एमएसपी की बात, एमएसपी की गारंटी सरकार दे ही चुकी है। एमएसपी से किसान को कोई नुकसान नहीं था, सरकार ने वादा किया था कि हम एमएसपी देंगे और दे ही रही है। आप देख रहे हैं लगातार पिछले कई सालों से। नहीं, वो लिखित में माने साहब के लिखित में कानून, क्योंकि असली लड़ाई तो कह रहे हैं ना टिकैत कि साहब अभी तो असली लड़ाई बाकी है एमएसपी की, जब तक वो नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। मानता हूँ मैं टिकैत जी की, यदि इस बात को भी हम देखें, लेकिन इसके पीछे आप पहले जो सरकारों की दशा रही, उन्होंने कभी अपने वादा खिलाफी नहीं करी, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे राज्य में या केंद्र में। एमएसपी में बल्कि मैं ये कहूंगा कि गेहूं या धान के अलावा कई सारी फसलें पिछले 8-10 सालों सरकारों ने उसमें शामिल कर ली है। आपने देखा होगा कि जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, उसमें पिछले कई वर्षों में हमें ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब भी लोगों को मिलने लगी। उसका कारण ये है कि जो डाइवर्सिफाइड फार्मर्स है, जिन्होंने अपनी अपनी फसलों को बदल के दूसरी फसलें पैदा करी, जैसे मक्का हुआ या ज्वार बाजरा हुआ, तो उनको भी फायदा हुआ है इसमें। अब आशंका तो आप किसी पे भी कर सकते हैं, उसका कोई हल नहीं है, लेकिन जहां तक मैं सरकार की नीयत की बात करूंगा तो पिछले 8-10 वर्षों में देखने में आया है कि एमएसपी में कहीं कोई कमी या नजरअंदाज सरकार ने किसान को नहीं किया। लेकिन किसान नेताओं की बातें कुछ और रहती। खैर, एक कमेंट राजेश जी आपका, क्या इसको हम सिर्फ एक लाइन में ये कह दें कि साहब 5 राज्यों में चुनाव थे, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, इसीलिए मोदी सरकार पीछे हट गई?
तो ये है, जो काले कानून को बार बार ये लोग बोल रहे थे, तीनों काले कानून वापस लो, तो हमने बहुत सारे जो अपने मध्य प्रदेश में जो इस समय किसानों के नेता बने हुए हैं उनसे और फिर दूसरे अपोजिशन पार्टीज के लोगों से बहुत सारी जब भी बहस होती थी तो एक ही बात पूछते थे कि आप इसमें काला क्या है ये बताओ। तो वो काला नहीं बताते थे, वो कहते तरीका ठीक नहीं था सरकार का। बाकी जब अगर पहले कानून को खराब बताते थे, फिर जब अपन घेर लेते थे तो वो कहते थे कि तरीका ठीक नहीं था, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, सबको विश्वास में लेना चाहिए। और एक ने तो इतनी बड़ी बात करी है, एक कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उन्होंने कहा हमारी सरकार भी होती तो यही करती, यही कानून लाती। एक बात तो ये है। दूसरा, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी थी, उसी समय से स्पेकुलेशन से, उसी समय से ये बातें आ रही थी कि अब कुछ ना कुछ कृषि आंदोलन को लेके बड़ी चीज होगी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की एडवाइस दी जाएगी और उनकी चुनाव तो ही है जो है, लेकिन उनकी एडवाइस से काम किया जाएगा। और उस समय ही कई लोगों ने इस तरह की बातें की भी थी कि शायद आंदोलन को खत्म करने का कोई ठोस तरीका निकाला जाएगा। तो ये ठोस तरीका निकल गया। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी टिकैत ने एक नई बात कर दी कि एमएसपी के लिए आंदोलन करेंगे, और आप विश्वास मानिए कि जैसे ही एमएसपी के लिए भी गारंटी हो गई तो फिर वो कोई नई चीज निकालेंगे। वो कहेंगे कि वो जो लगे 400 लोग मरे हैं, जो उनके हिसाब से 400 लोग मरे हैं, नहीं 700 800 अब हो गया आंकड़ा, अब 800 बोल रहे हैं, लेकिन सच नहीं है ये। पर जितने भी हैं वो 800 लोगों की अगर जानकारी, वो कहेंगे इनको मुआवजा दो, फिर इनको सरकारी नौकरी दो, इनको ये करो। तो सरकार ने भले ही अपनी नेक नियति दिखाई हो, पर इतना आसान नहीं है कि टिकैत वहां से हट जाए, क्योंकि टिकैत का तो पूरा जीवन ही, राजनीति ही खत्म हो जाएगी अगर ये आंदोलन खत्म हो गया। और आखिरी बात ये है इसमें कि गुरु नानक जयंती का दिन जो चुना है, ये इसको मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है, क्योंकि पंजाब पर सीधा उसका असर पड़ेगा। और गुरु नानक जयंती की बधाई देते हुए और उन्होंने जो भी कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है, साथ में क्या हुआ था, जो अपना गुरुग्राम यानी कि जो गुड़गांव में अभी हाल ही में एक जो प्रार्थना करने पर, सड़क पर प्रार्थना करने पर जो बहस चल रही थी, जिस तरह से आंदोलन क्लैशेस हो रहे थे, तो उसमें अभी कुछ गुरुद्वारों ने अपनी तरफ से पेशकश की थी। शायद इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का दिन चुना गया। और देखिए, गधे और एक आदमी वाली कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, पर सबको मालूम है। तो अब भी अगर ये वापस लेंगे तो भी इनकी खिंचाई करेगा विपक्ष, और ये नहीं लेते तो भी विपक्ष खिंचाई करता। बिल्कुल। लेकिन सर, छवि तो बात वही है ना, छवि की, एक भूमि अधिग्रहण कानून, उसके बाद ये कानून वापस, तो क्या विपक्ष को एक नया हथियार मिल गया है? बिल्कुल मिल गया है। अब 370 पे होगा, फिर उसके बाद सीए पे होगा, फिर एनआरसी पे होगा, फिर वो कहेंगे कि 35A वापस लाओ, वापस करो। और आप देखना कि ये तो टूल किट जो है, अगर वाली जो अपन ने पिछला वाला टूल किट पे एक बार डिस्कस किया था, तो उस टूल किट को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें हमारे कंप्यूटर में पूरी वो फाइल है जो क्या क्या उसमें करना था। तो उसमें यही चीज तो है कि जैसे ये कानून वापस होगा, हम उन कानूनों के पीछे लगेंगे, फिर नक्सलवादियों को छुड़ाने के पीछे लगेंगे, फिर इतने सारे, अभी टिकैत के पास 1000 तीर हैं उसके तरकश में। तो इतना आसान नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए या बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए, एनडीए के लिए, कि इन आंदोलनों को खत्म करके अपने रास्ते आसान कर देंगे। 5 राज्यों में सर क्या असर होगा? तो असर तो देखिए, अगर अमरिंदर सिंह का साथ मिल गया तो पंजाब में तो असर उनको अच्छा मिलेगा। और एक तरह से कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा ही हुआ है कि इस आंदोलन के कारण उनका शिरोमणि अकाली दल से उनका नाता छूट गया, क्योंकि उसी की वजह से उनको जितना नुकसान हुआ था। भाजपा की खुद की गलतियां नहीं थी पंजाब में, जरा सी थी, जो गलतियां थी वो अकाली दल की थी। आज अकाली दल छूट गया, पर अमरिंदर सिंह जैसे साफ सुथरा आदमी अगर मिल जाता है इन्हें, भले ही परोक्ष रूप से मिले, तो इनको चुनाव में फायदा होगा। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है हम देख ही चुके हैं, सी वोटर सर्वे और तमाम सर्वे देख चुके हैं। अब कोई कुछ भी कह दे, अजय लल्लू ने आज बोला है कि 30 सीटें भी नहीं आएंगी, पर इतने सारे सर्वे गलत नहीं हो सकते, इतना सारा जो जनमानस का जो थॉट्स है वो गलत नहीं हो सकते। और उत्तर प्रदेश में थोड़े से कुछ जिलों पे इसका असर पड़ना था, तो उस पे तो अब शायद वो असर को नलीफाई कर दिया, उसको मतलब काफी हद तक इन्होंने कम कर दिया है। तो अजीत जी, क्या चुनाव के मद्देनजर ये जो डिसीजन लिया गया है, ये फिर इसको आगे कोई सरकार क्यों रिस्क लेगी? अच्छा देखिए, किसान संगठनों को तो मौका मिल गया है, किसान नेता जो है उनको नेतागिरी चमकाने का मौका मिल गया कि देखिए अब हमने एक बार झुका लिया, हम हर बार झुकाएंगे। हालांकि टिकैत खुद कह रहे हैं कि हम कब तक आंदोलन करेंगे,
फिर 1 साल बाद डिसीजन होगा, फिर ये वो कह रहे हैं कि कमेटी बने, चर्चा हो। क्या किसानों की समस्या जो है उसको हल कर पाना क्या किसी सरकार के बूते की बात नहीं है? किसान सीधा सीधा हिसाब चाहते हैं कि लागत का 1.5 गुना उनको मूल्य मिल जाए, एमएसपी पर बिक्री हो जाए। ये 2 चीजें मानना क्यों सरकार के लिए मुश्किल होता है? अजीत जी, अजीत जी की आवाज दीजिए। हाँ, एमएसपी का जहां तक सवाल है तो एमएसपी के बारे में तो सरकार अपना रुख स्पष्ट कर ही चुकी है। उसमें जो टिकैत जी की मांग है कि इस पे सरकार गारंटी दे, तो वो सरकार का नजरिया होगा, उसमें सरकार क्या सोचती है। लेकिन जहां तक किसान की लागत का 1.5 गुना देने की बात आ रही है, यदि आज कृषि कानून में सुधार नहीं होता, या इसको हम माने जी अपना इसमें जीत मानते हो, पर मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि यदि आज किसानों को इस कानून का फायदा नहीं मिलता तो उनको मूल्य कैसे मिलेगा? किसी कृषि उत्पाद की कीमत या उसका मूल्य किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे शहर में ज्यादा है तो किसान कैसे बेच पाएगा यदि ये कानून नहीं आया? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस दिशा पे जरूर सोचना चाहिए, यदि वो माध्यम से नहीं तो कोई शासकीय अपने आदेश के माध्यम से, जिसके अंदर अंतर राज्य या अंतर प्रदेश में कोई व्यवस्था ऐसी बने कि जिससे किसान आसानी से अपना माल बेच सके, इसकी व्यवस्था सरकार को जरूर करना चाहिए। नहीं, कई पोर्टल बनाए हैं, सरकार यही कहती आई है कि हम जो एफपीओ बना रहे हैं वो यही है कि साहब किसानों का संगठन मिलकर के अपना प्रोडक्ट बेच सके, कीमतें तय कर। क्या किसान इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहता? किसान को क्या यही चीजें अच्छी लग रही हैं? या फिर आप मानेंगे कि ये केवल कुछ किसानों का, कुछ नेताओं का था? क्योंकि हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान संगठन इसमें आगे थे, बाकी स्टेट में इतनी हलचल नहीं थी। तो ये मतलब क्या किसान बटा हुआ था, फिर भी किस सरकार झुक रही है? क्या ये ठीक हुआ है या सरकार भी नई गलती कर रही है? पॉलिटिकल बातें तो खैर, अब या तो आप इस पे कह सकते हैं कि नहीं, फिर अगली समस्या लेकर किसान खड़े हो जाएंगे, जैसे राजेश जी कह रहे हैं। तो ये चीजें फिर, या कोई हल और है? जैसे कमेटी कह रहे हैं, टिकैत की कमेटी बना दो, तब हमारी समस्याओं पर चर्चा हो, बात हो, समाधान निकले। क्या तरीका होना चाहिए अजीत जी? देखिए, इसमें जो आपने एक एफपीओ की बात बोली, देखिए वो बड़ा एक कारगर इनिशिएटिव सरकार और नाबार्ड की तरफ से जो एफपीओ बने हैं उसके रिजल्ट आपको अगले 3, 4, 5 सालों में दिखेंगे। और जहाँ तक मेरा अध्ययन इन किसानों के बीच में रह के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसी के कारण होगा ये कि बीज की उपलब्धता हर प्रदेश में, जिले में व्यवस्थित होगी। दूसरा सरकार चलाया है कि सर वाइज, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है अजीत जी, आपके नेटवर्क में आके आप बात करें। जब तक मैं राजेश जी से एक सवाल, राजेश जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए अजीत जी। तो मेरा ये कहना है कि सरकार का जो इनिशिएटिव है, चाहे वो एफपीओ के लिए हो, वो कहीं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब इसमें आपने बात कही कि किसान बटा हुआ है, असल में किसान नहीं बटा। ये पूरी तरह एक राजनीति प्रेरित आंदोलन था जो सिर्फ चंद लोग, जिसको हम कहें कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इसको टेक ओवर करने की कोशिश करी। और ये किसान नहीं है, मूल रूप से ये आड़तिये हैं या वो बड़े लोग हैं जिसमें उनका कहीं ना कहीं बहुत अधिक है। ये आर्थिक की लड़ाई थी जो हम लोग जितना, या कृषि से संबंधित लोग जो समझ पाए। इसमें राजनीति पे मैं चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरा विषय राजनीति नहीं है। जी जी, किसानों के लिए ये चीज ठीक नहीं हुई यदि सरकार किसान। जी ठीक है राजेश जी, अगर 14 महीने बाद सरकार को इस तरीके से एक झटके में अपना फैसला वापस लेने पड़ा, मानेंगे कि नहीं अब वो मोदी सरकार भी चुनाव की चिंता में आ गई है, वही वोटों की चिंता है? क्योंकि जैसा अजीत जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, ठीक है हम बीजेपी के चश्मे से न देखें, थोड़ी देर हम कांग्रेस के किसानों के चश्मे से देखते हैं। भाई नहीं चाह रहे हैं वो भला, या मोदी सरकार अगर समझ रही थी इस बात को फिर 14 महीने तक क्यों? या अब जो टिकैत करे कि कमेटी बन जाए, उसकी सिफारिशें लागू हो, क्या वो तरीका सही होगा? क्योंकि देखिए मुद्दा बड़ा है, चुनाव की चिंता अगर मोदी जी, और ये तो आज उन तमाम दलों को जवाब मिल जाना चाहिए कि चुनाव की चिंता में अगर मोदी सरकार इतना बड़ा फैसला ले रही है तो ईवीएम कम से कम अच्छी है, वरना फिर क्यों चिंता करते? अगर ईवीएम से सब चुनाव जीते जा सकते थे तो हमसे ईवीएम को क्लीन चिट मिल गई है। विपक्षी कम से मान तो रहे कि नहीं साहब, देखिए चुनाव के चक्कर में इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, अगर चुनाव ईवीएम से जीतना इतना आसान होता तो फिर क्यों झुकती मोदी सरकार? खैर हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन राजेश जी, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्या फंस गई है मोदी सरकार यहाँ पर? जी, 15 दिन की बात है ये। पिछले 15 दिनों में जो सोयाबीन और जो दूसरे जो फसलें हैं वो जो मंडियों में आई हैं, सिर्फ धार जिले की बात कर रहे हैं और कहीं की बात ही नहीं हो रही है अभी।
धार जिले में खुद मंडी जो विभाग है उनकी रिपोर्ट है कि मंडी में कम आ रहा है अनाज और जितना आना चाहिए, और वो व्यापारियों के ज्यादा जा रहा है। ठीक है। तो व्यापारियों के यहाँ क्योंकि किसान क्यों देगा, क्योंकि उसको फायदा दिख रहा है वहाँ पर। मंडी में इसलिए नहीं दे रहा है कि उसको वहाँ पे फायदा नहीं दिख रहा है। और पूरा का पूरा जो ये किसान का जो बिल था, जो तीनों लॉज थे, उसमें मेन बात यही थी कि किसान अपनी मर्जी का मालिक हो जाए। उसको ऐसा ना हो कि मंडी सचिव छापे मार रहा है कि यहाँ पे कैसे खरीदी हो रही है, यहाँ पे कैसे बिक्री हो रही है। तो उस चीज पे था। दूसरी बात ये जो आप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चाहते तो इसमें से जैसे अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया वैसा कोई सेफ एग्जिट भी सोच सकते थे, पर हमें अच्छी बात ये लगी कि एक बहादुर आदमी ऐसे ही होना चाहिए कि खुद आगे आके और अपनी बात बोली और ये कहा कि हम समझा नहीं पाए इस बात के लिए, जो अपना स्टैंड जो दिखाया, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, राजनीति इस पे अभी खत्म नहीं होगी, राजनीति जो है बिल्कुल जारी रहेगी। और चुनाव में कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आप कि चुनाव में इनको ये खतरा लग गया होगा, बीजेपी को भी, कि ऐसा ना हो कि ये चुनाव में उल्टा पड़ जाए। क्योंकि देखिए पंजाब में बहुत अभी जो गुड़गांव वाली घटना हुई है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ विरोध बीजेपी का कर रहा है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप वो प्रार्थना करनी है तो हमारे यहाँ कर लो, हमारे गुरुद्वारे में आके। ये सब चीजें जो दिखाती हैं कि बीजेपी का विरोध करते करते, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते स्थितियां कहीं से कहीं निकल जाएंगी। तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, उसको कहीं ना कहीं जैसे डैमेज कंट्रोल वाली एक्सरसाइज होती है। तो लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आज सोशल मीडिया अगर सुबह से आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी को खूब गालियां पड़ रही हैं। और कौन दे रहा है? कांग्रेस नहीं दे रही है। आज बीजेपी के सपोर्टर, कट्टर मोदी समर्थक, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जो 2024 में इतनी सीटें, ऐसे वाले ग्रुप बने हैं, वो सब के सब भयंकर गालियां दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मोदी हमने तुमको वोट इसलिए नहीं दिया था, और मोदी है तो मुमकिन है के लिए दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि मजबूरी में आप वापस ले लो। और ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो जो मोहन भागवत जी ने उस समय बोल दिया था बिहार में, और इधर शिवराज सिंह चौहान ने बोल दिया था माइका लाल, उस कारण से जो नुकसान हुआ था, तो वैसा ये अच्छा करने चल रहे हैं, इनको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि वो जो लोग जो इनको चाहते हैं, जो इनको